नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इनोसिटॉल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम स्टडी कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम एक डिस्कशन कर रहे हैं इनोसिटॉल के बारे में, जो कि विटामिन बी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अपने डिस्कशन की आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसे माउंस एंटी एलोपेसिया फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता था, इसकी कमी से चूहों में गंजापन आ जाता था इस विटामिन के अभाव से, इसलिए इसे माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर भी कहते हैं। एलोपेसिया का मतलब होता है गंजा, बाल झड़ना। ठीक है, तो इसलिए इसे माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर भी कहते हैं। अभी तक इसकी कमी इंसानों में नहीं पाई गई है, मनुष्यों में। इसका रासायनिक नाम क्या है? हेक्साइडाइड्रॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है इनोसिटॉल का हेक्सा डाइड्रॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इस रोग में क्या होता है? बाल या रोम झड़ जाते हैं। इस विटामिन से चूहों का जो गंजापन होता है उसे रोका जा सकता है। इसकी कमी से जो गंजापन होता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? यह सफ़ेद रवेदार होता है, स्वाद में यह मीठा होता है। आगे क्या है? यह जल में अत्यंत घुलनशील होता है। विटामिन बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़े वो सभी क्या होते हैं? घुलनशील, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। तो इससे हम यहीं पे रिलेट कर सकते हैं कि जल में घुलनशील होने के कारण यह शरीर में संग्रहित नहीं होते, बल्कि मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात एक फैक्टर हमें यही मिल गया कि इसका संग्रहण शरीर में नहीं होता है। अम्ल, क्षार व ताप के प्रति स्थिर होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके स्रोतों के बारे में, अर्थात हमें यह किन तत्वों से, किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। तो यह हमें प्राणिज, वनस्पति दोनों ही जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अर्थात सभी प्राणिज भोज्य पदार्थ यानी कि जंतु जगत से क्या क्या मिलता है? हमें मीट मिलता है, अंडा मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है, तो इन सभी स्रोतों से भी ये उपलब्ध होता है। और फिर वनस्पति जगत से जो भी हम फल फूल खाते हैं उनमें यह उपलब्ध होता है आसानी से। जब ये आसानी से हर जगह से उपलब्ध है तो इसके शरीर में कमी नहीं हो पाती, क्योंकि हम जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, चाहे वह जंतु जगत से प्राप्ति हो रही हो, चाहे उसकी वनस्पति जगत से प्राप्ति हो रही हो, वह दोनों में ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, अब इसके कार्य को देख लेते हैं। तो इसका कार्य क्या है? फाइब्रोब्लास्ट अर्थात सेल का निर्माण करना। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? ये कोशिका को बनाने का कार्य करता है। कोशिका निर्माण प्रक्रिया में यह सहायक होता है। जानवरों को गंजा होने अर्थात बालों को झड़ने से यह रोकता है। जो हमारा आमाशय होता है, स्टमक, उसमें एक गति होती है जिसे कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। यह क्या करता है? यह गति भोजन को आगे पीछे बढ़ाते हुए आंत की ओर ले जाने का कार्य करता है। इसी गति के द्वारा हमारा भोजन संकुचित होता है, फिर फैलता है और फिर वह आपकी छोटी आंत में पहुंचता है, इसी गति के कारण। तो आमाशय की क्रमानुकुंचन गति को यह बढ़ाने का कार्य करता है। आगे डिस्कस करते हैं। यह खमीर और कवक की वृद्धि में सहायक होता है। हम खमीर उठाने के लिए रख देते हैं ना, सोडा वगैरह डाल के, तो यह क्या करता है? उस खमीर को उठाने में यह सहायक होता है। जो हमारे हृदय होता है उसकी मांसपेशियों में उपस्थित होता है। हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? हृदय मांसपेशियां ही कहते हैं। तो हृदय मांसपेशियों में उपस्थित रहता है, जिससे कि हृदय में दो गति होती है। एक संकुचन की, जब हमारा हृदय छोटा हो जाता है, और एक होता है पंप करता है ना हमारा हृदय। तो हृदय में दो गति होती है, संकुचन और विस्फोरण। तो संकुचन गति को यह नियंत्रित करता है इनोसिटॉल। कोलिन के साथ मिलकर, कोलिन एक तत्व होता है, इसके साथ मिलकर यह फॉस्फोलिपिड का निर्माण करता है। फॉस्फोलिपिड अर्थात फॉस्फोरस से मिलकर बना है, जो कि एक खनिज लवण है, मिनरल है। और लिपिड क्या है? लिपिड एक वसा है। ठीक, तो वसा और खनिज से मिलकर क्या बनता है? आपका फास्फोलिपिड बनता है। और फास्फोलिपिड के साथ मिलकर कोलिन के साथ मिलकर इनोसिटॉल फास्फोलिपिड का निर्माण करता है। अर्थात खनिज और लिपिड का संयुक्त रूप
अर्थात संयुग्मी रूप क्या कहलाता है? फॉस्फोलिपिड। अनाजों और दालों में यह फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। अनाज में और दाल में किस रूप में यह अवेलेबल होता है? फाइटिक एसिड के रूप में, जिसे हमने पढ़ा था B9 ठीक। और यह कितने रूप होते हैं? तो इनोसिटॉल के 2 रूप होते हैं, एक होता है स्वतंत्र अवस्था में और एक होता है यौगिक अवस्था में। तो स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? यह मांसपेशियों में और ऊतक में पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। तो इसकी मांसपेशियों और ऊतक में मात्रा कम होती है। स्वतंत्र तो है बट ये कम मात्रा में उपलब्ध है। यौगिक इनोसिटॉल का मतलब है यह किसी तत्व के साथ उपस्थित होता है। तो यह प्राणिज ऊतकों में अर्थात जंतु जगत के जो प्राणी हैं, इंसान हैं या जानवर हैं, उनके ऊतकों में यह अधिक मात्रा में होता है। किसके रूप में? फॉस्फोलिपिड के साथ। और पौधों के ऊतकों में अधिकतर यह फाइटिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फाइटिन के रूप में उपस्थित होता है। फाइटिक एसिड जो होता है वह पोषण के अवशोषण में एक बाधा के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसके साथ ये एक यौगिक के रूप में रहता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और यौगिक अवस्था में भी पाया जाता है। अब इसकी कमी से देखते हैं हम। तो हमने शुरू में डिस्कस किया कि ये माउस एंटी एलोपीसिया फैक्टर भी कहा जाता है, अर्थात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यह गंजेपन को रोकता है चूहों में। चूहों में बढ़वार को रोकता है, वृद्धि को भी रोकता है, गंजेपन को बढ़ाता है। चूहों के जो पलक होते हैं उनके बाल झड़ जाते हैं, जिसे चश्मा आँख कहा जाता है। ठीक है, चश्मा आँख कहा जाता है। मनुष्य में इसकी कमी से कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। सिंपल सा टर्म है, लिखा है कि कोई लक्षण प्रकट होते हैं ऐसा अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। अर्थात अभी हम कह सकते हैं कि मनुष्य में इसकी कमी के कोई लक्षण अभी तक दिखे नहीं। अब हम अपने फाइनल टर्म पे आते हैं, अवशोषण और संग्रह। ठीक है, तो पोषण तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में ही होता है, तो इसका भी अवशोषण छोटी आंत में होता है और बहुत जल्दी से होता है। किस पोषक तत्व का अवशोषण थोड़ा समय लेता है? तो हमने पढ़ा था विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? साइनोकोबालामाइन, जिसका रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 का जो पाचन होता है, अवशोषण होता है, वो थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, थोड़ा उसमें शीघ्रता कम होती है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनोसिटॉल का, तो यहाँ पे छोटी आंत में अति शीघ्र जल्दी से अवशोषित हो जाता है। जल में घुलनशील होने के कारण यह हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है। और ये शरीर से कैसे बाहर निकलता है? तो मूत्र के द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।